हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी डेफिशिएंसी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अब डेफिशिएंसी हमारी किस किस तरीके से हो सकती है, इसमें हम दो डिजीज देखते हैं स्टूडेंट। इम्यूनोडेफिशिएंसी का एक सिंपल सा मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे बी एंड टी लिम्फोसाइट जो हमारी होती है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या तो वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाती हैं या किसी रीजन की वजह से उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, तब हम कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो इम्यूनो डेफिशिएंसी में फर्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट स्किड। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में कवर करते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रीफ थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सो स्किड की फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी होती क्यों है? बिकॉज इट इज ड्यू टू लैक ऑफ ADA एंजाइम। ADA एंजाइम क्या होता है स्टूडेंट? इट इज एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम। ये एंजाइम बेसिकली क्या है? जिन पर्सन्स में स्किड की प्रॉब्लम होती है ये एंजाइम नहीं बनता है, और इसके ना बनने का रीजन क्या है कि इसका जीन या तो डिफेक्टिव है या वो जीन प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ ऐसा रीजन हो सकता है, और डिफेक्टिव जीन की वजह से है, जीन रिलेटेड है, तो इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर मैं स्किड की बात करूं तो स्किड क्या है? इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर? अब ये डेफिशिएंसी होती कैसे है? देखो, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बी और टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन के लिए, और अगर ये एंजाइम नहीं है तो लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएंगी, प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगी, तो जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगी। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। सो दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर proliferation of B and T lymphocytes, और अगर ये लिम्फोसाइट नहीं होंगी तो इम्यून सिस्टम भी ना के बराबर ही है। क्लियर स्टूडेंट? और इसमें सेकेंड हम पढ़ते हैं एड्स। एड्स जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, एड्स जो है वो एक्वायर्ड डिजीज है, और ये हमारे चैप्टर में यानी जो हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसमें एड्स की काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, तो हम एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एड्स से। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एड्स। तो देखो, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली चीज, जब भी हम सिंड्रोम टर्म यूज करते हैं, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम, यानी एक डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? सिंड्रोम। अब दूसरी देखो कंडीशन क्या है, इसका नाम ही रिवील कर रहा है एक्वायर्ड, सो इट इज नॉट द कॉन्जेनाइटल डिजीज। ये एक्वायर्ड है, किसी न किसी इन्फेक्शन के थ्रू होती है, और इन्फेक्शन क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी रहेगी इसमें। क्लियर? तो एड्स की अगर मैं बात करूं, इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल नहीं होती है, एंड इट इज डेफिशिएंसी
इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है। ऑल्सो इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अब एक्वायर्ड है, इन्फेक्शन है, तो कॉजिटिव एजेंट क्या रहेगा, इसका पैथोजन क्या होगा, ये हम देखेंगे। पहले कुछ और इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। एड्स सबसे पहले डिटेक्ट किया गया कहाँ, यूएसए में। यूएसए में 1981 में होमोसेक्सुअल्स में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया और 1986 में इंडिया में इसको डिटेक्ट किया गया। इंडिया में तमिलनाडु के चेन्नई में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के अंदर इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। सो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए in 1981 among homosexuals. Then in 1986 it was first detected in India. क्लियर? अब ये जो एड्स है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है और ये वायरस क्या है स्टूडेंट, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? सो AIDS is caused by human immunodeficiency वायरस, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, HIV। शॉर्ट में हम इस वायरस को क्या कहते हैं स्टूडेंट, HIV। और ये जो HIV है, ये नाम जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑन वायरल नॉमेनक्लेचर के द्वारा ये नाम दिया गया था और 1986 में जब इंडिया में इसको डिटेक्ट किया गया उसी साल इसका ये नाम भी दिया गया। सो HIV नेम was given by International Committee on Viral Nomenclature in 1986। क्लियर? अब ये जो HIV है, जो वायरस है, ये ऐसा वायरस है जो रिट्रोवायरस ग्रुप को बिलोंग करता है, यानी कि ये खुद एक तरह का रिट्रोवायरस होता है। अब रिट्रोवायरस क्या होते हैं, चलिए हम वायरस के स्ट्रक्चर में इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV के स्ट्रक्चर में ये देखो स्टूडेंट, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं HIV के, और जेनेटिक मटेरियल क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसके जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। सो दीज आर 2 RNA फिलामेंट, और ये फिलामेंट सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्लियर? 2 RNA के फिलामेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
जेनेटिक मटेरियल is two single stranded RNA फिलामेंट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है तो RNA। सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, तो सिंगल स्टैंडर्ड। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अब इन फिलामेंट के साथ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये एंजाइम है और इस एंजाइम को हम नाम क्या देते हैं? दीज आर सेड टू बी द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनमें क्यों होते हैं? अभी हमने कहा था जो HIV है वो रेट्रोवायरस ग्रुप को बिलोंग करता है। चलिए इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। HIV बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। क्लियर? रेट्रोवायरस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल है RNA, और ये RNA से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं DNA में। कैसे कर लेते हैं? बाय द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां पे क्या होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ही RNA DNA में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, और जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल DNA ही रहेगा तो DNA के साथ इजीली लाइगेट करके सेल को इन्फेक्ट करेंगे और अपनी प्रोजेनी को इजीली बना सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरसेस। क्लियर? तो स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 2 RNA के फिलामेंट है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। क्लियर? देन यहाँ पे प्रोटीन कोट रहेगा, जो इनर मोस्ट प्रोटीन कोट होता है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, दिस इज P24, और P24 ही इनमें कैप्सिड बनाता है, यानी आउटर जो प्रोटीन का कोट है मेन वो P24 बनाएगा। और उसके बाद एक और प्रोटीन कोट रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं? P17। P स्टैंड फॉर प्रोटीन, 17 एंड 24 इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहां पे नाम दिया गया है। देन आउटर मोस्ट यहां पे लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट रहती है, लिपिड बाइलेयर, और ये जो लिपिड की लेयर है ये होस्ट की सेल से ही डराइव होती है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस के पास खुद तो लिपिड की लेयर नहीं होती है। सो दीज बोथ आर लिपिड बाइलेयर, और ये लिपिड बाइलेयर होस्ट की सेल से ही आती है। क्लियर? अब ये जो लिपिड की बाइलेयर है इनके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। ग्लाइकोप्रोटीन का एक हिस्सा तो लिपिड की लेयर के अंदर धंसा रहेगा और कुछ हिस्सा बाहर निकला रहेगा। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ी रहती है, कुछ हिस्सा तो सेल की लिपिड बाइलेयर के अंदर है और कुछ हिस्सा यहाँ से बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से ये हिस्सा मिलेगा, और किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं, पूरी बायोलिपिड लेयर पे ये रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर नॉब की तरह पूरी लिपिड बाइलेयर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा इस तरीके से। अब ये जो नॉब है हमें पता है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, तो इस नॉब का वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन
41 और शॉर्ट में हम इसको नाम देते हैं GP41। क्लियर? और वो हिस्सा इस नॉब का जो बाहर की स्पाइक की तरह बाहर निकला हुआ है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक 120 और शॉर्ट में इसको नाम क्या कहते हैं? GP120। अब ये जो GP120 है यही HIV के एंटीजन की तरह काम करता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, GP120 act as antigen of HIV। क्लियर? अब हमें पता है कि जब भी HIV इन्फेक्शन करता है, HIV किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती जाएगी, B और T लिम्फोसाइट खत्म हो जाएंगी, मेनली T हेल्पर सेल्स को अटैक करता है और T हेल्पर सेल्स अगर किल होती जाएंगी तो उससे क्या होगा? ना तो ह्यूमरल इम्यूनिटी ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बचेगी। उसका कारण क्या होता है? देखो, ये जो इनका GP120 एंटीजन है ये इस तरीके से मास्क रहता है, ये छुपा हुआ रहता है। वायरस बॉडी के अंदर तो चला गया है पर इम्यून सिस्टम से ये एक्सपोज नहीं हुआ है एंटीजन, तो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता है। तो एंटीबॉडीज थोड़ी बहुत बनती हैं और वो भी कैसे बनती हैं? जब ये किसी न्यू सेल को इन्फेक्ट करेगा तो उस दौरान ये मास्क जो है वो यहाँ से हटेंगे और इन्हीं के थ्रू जेनेटिक मटेरियल एक नई सेल के अंदर जाएंगे। तो इतना ये जेनेटिक मटेरियल एक नई सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उतने में ही ये जो एंटीजन है एक्सपोज होते हैं और इम्यून सिस्टम के पास केवल उतना ही टाइम होता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। क्लियर? तो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाता है HIV के लिए, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलिए, तो ये था हमारा HIV का स्ट्रक्चर। हमने देखा कि इसको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, एंटीजन क्या है, ये सब हमने यहाँ पे देखा। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये HIV जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किन किन मेथड से ट्रांसफर होता है। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखो, HIV जो है वो बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। फ्लूइड जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है, प्लाज्मा है, सीमेन है, वेजाइनल फ्लूइड है, तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो मेन तो देखो क्या है, फर्स्ट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो बहुत चांसेस हैं कि ये ट्रांसमिट होगा। सेकेंड, बाय कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड कंटामिनेटेड है या जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो कंटामिनेटेड है और इस तरह का ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो इन्फेक्शन होगा। देन बाय यूज ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज। अगर कोई सिरिंज है, नीडल है, वो इन्फेक्टेड है और उससे किसी हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट किया गया है तो भी इन्फेक्शन होगा। और ये इसीलिए जो इंट्रावीनियसली ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं ऐसे लोग हाई रिस्क पे रहते हैं HIV के। देन फ्रॉम
infected mother to fetus। अगर मदर इन्फेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो फीटस को भी इन्फेक्शन हो सकता है, होता ही है अगर हम कोई प्रिवेंशन ना ले तो। और इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। कभी कभी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये तो कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू HIV ट्रांसफर होता है, और ऐसे लोग भी हमारी पॉपुलेशन में होते हैं जो HIV के हाई रिस्क पे रहते हैं। तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। पीपल एट हाई रिस्क ऑफ HIV, ऐसे लोग जिनको HIV इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले लोग वो जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, हु हैव मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ऐसे लोग जिनमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहेगा, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं तो उनमें कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस रहती ही है। सो हु हैव रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन मदर से, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बच्चे को, यानी जो फीटस है, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे चिल्ड्रन जो HIV इन्फेक्टेड मदर के द्वारा पैदा किए जाते हैं। चिल्ड्रंस born to HIV infected मदर, और स्टूडेंट होते हैं ड्रग एडिक्टेड। ड्रग एडिक्टेड में वो लोग जो इंट्रावेनियसली ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, यानी वो इन्फेक्टेड सिरिंज को कभी ना कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए वो भी HIV के हाई रिस्क पर रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, और इनको कंटिन्यूसली अपना जो ब्लड चेकअप है, बॉडी चेकअप है, वो करवाना चाहिए, ताकि अगर अर्ली स्टेज हो तो डिटेक्ट किया जा सके। क्लियर? अब ये जो HIV है, ये जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है स्टूडेंट, हमारी 2 सेल को इन्फेक्ट करता है, पहले मैक्रोफेजेस को और फिर करता है हेल्पर टी सेल्स को। तो चलिए देखते हैं कि ये बॉडी के अंदर किस तरीके से एंटर करेगा और हमारी सेल्स को डैमेज करके अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। HIV जैसे ही एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर गया, यानी कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर जैसे ही HIV वायरस गया है, तो ये वायरस सबसे पहले क्या करता है, अपने कंपैटिबल रिसेप्टर्स को ढूंढता है। अब कंपैटिबल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी की सेल के ऊपर लगे होते हैं CD4 रिसेप्टर, यानी कि जो हमारी CD4 पॉजिटिव सेल्स होती हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जाते इसको बहुत सारी सेल मिलती हैं, ये सभी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। इसको ऐसा रिसेप्टर चाहिए जिनके थ्रू ये सेल के अंदर एंटर कर सके, और वो रिसेप्टर होता है CD4। तो याद कीजिए रिसेप्टर हमने कहाँ पढ़ा था, ये रिसेप्टर नेचुरली तो मिलता है हेल्पर टी सेल्स के पास, अबेंडेंट मिलते हैं, और कुछ कम नंबर पे ये मैक्रोफेजेस के पास भी रहते हैं। तो यही रीज़न है कि HIV बॉडी के अंदर जाते ही सबसे पहले इसका इंटरेक्शन होता है मैक्रोफेजेस के साथ,
और मैक्रोफेजेस के अंदर ये अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा और प्रोजेनी बढ़ाने के बाद ये जाके हेल्पर टी सेल्स को अटैक करता है और उसको किल करने लगता है। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में तो हमेशा आता ही है कि पूरी बॉडी के सेल को छोड़ के HIV इन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट क्यों करता है, तो उसका रीज़न क्या है, कंपैटिबल रिसेप्टर। ये देखो स्टूडेंट, ये हमारा HIV वायरस है और HIV वायरस के ऊपर ये GP120 एंटीजन लगा हुआ है। क्लियर? अब ये जो GP120 है ये मास्क रहता है, इसके ऊपर इस तरीके से कवरिंग रहती है जो इसके एंटीजन को एक्सपोज नहीं होने देती। और ये हमारी सेल है मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस के ऊपर इसको रिसेप्टर जो बहुत कम होते हैं, कौन सा रिसेप्टर मिलता है, CD4 रिसेप्टर, और अबंडेंट किन के पास होते हैं, हेल्पर टी सेल्स के पास। तो अब यहाँ से क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन एंटीजन के थ्रू निकलेगा और CD4 रिसेप्टर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, मैक्रोफेजेस या हेल्पर टी सेल्स के अंदर, और बाकी रिसेप्टर्स के थ्रू ये एंट्री नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये इन्हीं सेल को अपना निशाना बनाएगा। अब कैसे बनाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। सो देखो, जैसे ही बॉडी के अंदर वायरस गया, एज वायरस एंटर्स इनटू बॉडी, इट फर्स्ट enters into macrophages, और इसका रीजन अभी हमने देखा, रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? सो ये देखो, ये स्टूडेंट HIV वायरस है, ये प्रोटीन कोड, और ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और ये हमारी बॉडी की सेल है। सो ये देख लेते हैं, ये हमारी बॉडी की सेल। मोड तो एक्शन का सेम ही रहेगा, चाहे सेल मैक्रोफेजेस हो या हेल्पर टी सेल हो। अभी हम यहाँ पे मैक्रोफेजेस के अंदर देख लेते हैं। तो जब भी कोई वायरस सेल को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन कोट नहीं, केवल जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा। सो दिस इज HIV, और HIV का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, और जेनेटिक मटेरियल के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी जाएगा। तो यहां पे देखो क्या है स्टूडेंट, वायरल RNA enters into host cell। क्लियर? अब ये जो RNA है ये कन्वर्ट होता है स्टूडेंट DNA में। दिस RNA कन्वर्ट इनटू द DNA। सो वायरल DNA is produced by reverse ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि RNA के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी अंदर एंटर करता है। तो अब ये क्या है स्टूडेंट, DNA, ये RNA नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो DNA है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होता है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन जाएगा। सो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। चलिए, ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, अब ये क्या करेगा, होस्ट की सेल के साथ ये बाइंड करता है। होस्ट की सेल मतलब होस्ट का जो DNA है। सो ये होस्ट की सेल
और होस्ट के सेल के अंदर ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है और न्यूक्लियस के साथ स्टूडेंट ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है होस्ट का डीएनए। तो इस तरीके से होस्ट का डीएनए है और होस्ट का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर? तो इसी के साथ जो हमारा वायरस का डीएनए है वो भी यहाँ पे आके इनकॉर्पोरेट यानी बाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या हुई, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट विद डीएनए ऑफ होस्ट। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा कि ये होस्ट की पूरी मशीनरी को यूज करेगा, अपना रेप्लिकेशन कराएगा, अपने बहुत सारे आरएनए को प्रोड्यूस कराएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मशीनरी को यूज की और यहाँ पे बहुत सारे आरएनए जो है वो वायरस के बन गए। सो न्यू आरएनए ऑफ वायरस आर प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे आरएनए जो हैं बन गए। अब ये आरएनए क्या करेंगे, देखो यहां से प्रोटीन कोड, क्योंकि डीएनए भी इनके पास है तो प्रोटीन कोड बनेगा और प्रोटीन कोड बनने के बाद ये आरएनए इस सेल से फ्री हो जाएंगे। इस तरीके से कब फ्री हो जाएंगे, अपना प्रोटीन कोड लेकर, और प्रोटीन कोड आरएनए मिलके नया वायरस बनाएंगे। तो ये नए वायरस यहाँ से प्रोड्यूस हुए। अब ये नए वायरस जाके क्या करेंगे, दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म इनका है। HIV वायरस सेल के पास गया और जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दोनों फिलामेंट एंटर करते हैं और विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंटर करते हैं। अब ये क्या करेंगे, आरएनए से बनाएंगे डीएनए। डीएनए क्यों बनाते हैं, क्योंकि होस्ट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है और डीएनए से ही नए आरएनए बनाएंगे। क्योंकि देखो सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करें तो डीएनए और डीएनए से ही क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। यही सेंट्रल डोग्मा होता है स्टूडेंट। तो इनको अपना आरएनए और अपना प्रोटीन बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, डीएनए में। तो ये क्या है स्टूडेंट, डीएनए है और ये क्या है, आरएनए। तो आरएनए से डीएनए बना और डीएनए अब क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड, और ये डबल स्ट्रैंडेड होस्ट के डीएनए के साथ बाइंड करेगा और बहुत सारे आरएनए बनाएगा। आरएनए के साथ साथ प्रोटीन कोड भी बनेगा और ये नए वायरस जो हैं वो रिलीज होंगे, न्यू सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो देखो ये क्या है, न्यू वायरस इन्फेक्ट अदर सेल्स। अब ये दूसरी सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। और यही रीजन है कि प्रोजेनी इनकी बहुत जल्दी बढ़ती है। इसको हमने कंसीडर किया है मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल्स में मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम रहता है, बट कंडीशन क्या होती है, लास्ट में जब ये वायरस मैक्रोफेजेस से बाहर निकलेगा तो मैक्रोफेजेस को बिना डैमेज किए ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा और मैक्रोफेजेस में नंबर बढ़ाता रहेगा। तो मैक्रोफेजेस को इसीलिए हम कहते हैं दीज आर HIV फैक्ट्रीज। लेकिन जब ये हेल्पर टी सेल्स के अंदर एंटर करता है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है और वहां से बाहर निकलता है, तो ये हेल्पर टी सेल्स को किल करके बाहर निकलता है। तो हेल्पर टी सेल्स किल होती हैं और मैक्रोफेजेस एज इट इज रहती हैं। सो देखो कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। मैक्रोफेजेस continue to increase HIV progeny. Hence, macrophages are said to be the HIV factories.
बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है HIV फैक्ट्री किसको कहते हैं। क्लियर। अब जब ये अपना नंबर यहाँ पे बढ़ा लेते हैं तो फिर HIV वायरस ब्लड के थ्रू जाएंगे और हेल्पर टी सेल्स को अटैक करते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रोजेनी वायरस अटैक हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेंगे और कंटिन्यूसली हेल्पर टी सेल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज करते रहेंगे। दे किल एंड डिक्रीज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। अब जैसे ही टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा और वीक होते ही सबसे पहले सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। सो ड्यू टू continuous decrease in T helper cells, initial symptoms appear और इनिशियल सिम्टम्स में स्टूडेंट होते हैं फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। ये 3 सिम्टम्स मेन होते हैं। इसके बाद जैसे ही हेल्पर टी सेल्स का नंबर 200 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड रह जाता है तो इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरिया। टीबी एक कॉमन डिजीज है जो HIV के पेशेंट के अंदर होती ही होती है। कुछ वायरसेस, कुछ फंगल के इन्फेक्शन कॉमन हो जाते हैं, कैंडिडियासिस, साइटोमेगालो इन्फेक्शन, हर्पीस इन्फेक्शन, कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा होता है स्टूडेंट सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर। तो इस तरह के इन्फेक्शन जो हैं वो HIV पेशेंट के अंदर कॉमन हो जाते हैं। व्हेन हेल्पर टी सेल इज बिलो 200 per cubic ml of blood, then patient suffer from opportunistic infections। opportunistic infections क्या होते हैं स्टूडेंट? ये वो इन्फेक्शन है जो अपॉर्चुनिटी देख के होते हैं। अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि इम्यून सिस्टम वीक है तो ऐसे बंदे को इजीली इन्फेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? लाइक माइकोबैक्टीरियम, और माइकोबैक्टीरियम जो होता है स्टूडेंट ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है टीबी। वायरसेस के इन्फेक्शन, फंगस के इन्फेक्शन एंड टॉक्सोप्लाज्मा, इस तरह के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। उसके अलावा कैंडिडियासिस जो कि फर्दर एक फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा ईस्ट का इन्फेक्शन है। साइटोमेगालो इन्फेक्शन एक वायरस का इन्फेक्शन है। हर्पीस इन्फेक्शन
देन हर्पीस के अलावा कापोसी, सार्कोमा, जो कि इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन का कैंसर होता है, आर कॉमन इन HIV पेशेंट। क्लियर? तो इस तरह के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं और कंडीशन ये होती है कि इम्यून सिस्टम टी हेल्पर सेल किल होते 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 बहुत ज़्यादा किल हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इवन वो सर्दी खांसी जुखाम जैसी डिजीज़ से भी फाइट नहीं कर पाता है और सर्दी जुखाम जैसी डिजीज़ भी ऐसे पेशेंट के लिए क्या हो जाती है, जानलेवा हो जाती है और इनसे भी इंसान की डेथ हो जाती है। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि जो HIV का इन्फेक्शन है वो एक अलग चीज़ है और एड्स वो एक अलग चीज़ है। अलग कैसे है? अब आप कहोगे इन्फेक्शन से ही तो एड्स हो रहा है, तो एक्चुअली HIV इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज है, पर उसके बाद एड्स जो है उसकी लास्ट स्टेज है। यानी जब सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और पेशेंट बिल्कुल वीक हो जाता है, फाइट नहीं कर पाता है, तो ये लास्ट स्टेज क्या कहलाती है? एड्स। तो लास्ट स्टेज आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है। ये पर्सन टू पर्सन जो है उसके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि HIV इन्फेक्शन से एड्स आने तक की जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा। ऑल्दो हमें पता है एड्स का कोई क्योर तो नहीं है, डेथ तो इससे निश्चित ही है, लेकिन इन्फेक्शन से एड्स तक में थोड़ा टाइम रहता है और प्रॉपर अगर मेडिकेशन किया जा सके तो पेशेंट की लाइफ को हम थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो इसको हम एक नाम देते हैं स्टूडेंट, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप लोगों को पता है तो हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। यानी जब किसी पैथोजन का, एंटीजन का इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में और इन्फेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है स्टूडेंट? फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स। और ये ईयर्स कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू NCERT हम लिखेंगे 5 to 10 ईयर्स जो है वो हो सकते हैं। क्लियर? इतना इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अब जो HIV है, NCERT का डाटा लेते हैं तो लास्ट 25 ईयर में ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है और इसने 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को किल कर दिया है। सो एड्स हैज स्प्रेड in all over world, killing 25 million people in last 25 years। क्लियर? अब हमें पता है स्टूडेंट इसका कोई भी श्योर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। लेकिन हाँ, कुछ हम एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कुछ टाइम के लिए इसके रेप्लिकेशन को रोक देती है। तो वो ड्रग्स देख लेते हैं। सो ट्रीटमेंट पे सम एंटी रिट्रोवायरल drugs are used to prolong life of HIV patient।
क्लियर। अब ये ड्रग्स कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा कॉमन हम लेते हैं AZT, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अजीटोथाइमिडिन, और इसी का एक दूसरा नाम होता है ज़िडोब्यूटिन। ये ड्रग्स क्या करती है? ये ड्रग्स वायरस के RNA को DNA में कन्वर्ट होने से रोकती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही। इट इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ RNA of virus into DNA। पर जैसा अभी हमने कहा कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही कारगर होती है, क्योंकि HIV कंटिन्यूसली अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहेगा, तो ये क्या करेंगी? म्यूटेशन होगी, तो म्यूटेशन होने के बाद जो म्यूटेंट स्ट्रक्चर होगा उसके लिए इफेक्टिव नहीं रहेंगी, तो कुछ टाइम के लिए ही ये HIV पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ज़िडोब्यूटिन एंड नेविरापिन, ये दो ऐसी ड्रग्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, ताकि जो फीटस है, जो उसका होने वाला बच्चा है, उसको HIV के इन्फेक्शन से रोका जा सके। दीज आर गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन to prevent infection to fetus। क्लियर? अब देखो, ये हमने देखा कि कुछ मेडिसिन है लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है, तो सीधी सी एक बात है, देयर इज नो श्योर क्योर फॉर एड्स। एड्स के लिए कोई श्योर ट्रीटमेंट क्योर अवेलेबल नहीं है। सो प्रिवेंशन इज क्योर, यानी अगर हम अपना बचाव कर सके तो ही बेहतर है। तो इसके लिए देखो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अवेयरनेस। NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, डू नॉट डाई ऑफ अनअवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है तो इसकी वजह से ही बहुत से लोगों की जान जाती है कि प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में किस तरीके से ट्रांसमिट होता है तो इनका पता नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से और लोग जो हैं सिम्टम्स को अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जिनके लिए हमारी गवर्नमेंट और जो NGOs है वो कंटिन्यूसली लोगों को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं। जो हाई रिस्क पे लोग रहते हैं उनको परमानेंट चेकअप के लिए जाना चाहिए। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें स्टूडेंट, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? थ्रू द एलिजा के थ्रू हम इसको डिटेक्ट करते हैं। इट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ज़ॉर्बेंट एसे। अब ये बेसिकली बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे। अगर सपोज हमने एंटीजन दे दिया और पेशेंट के सीरम पे एंटीबॉडीज बनी हुई है तो क्या होगा? पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए नहीं, हम इसको डाउटफुल टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें कंफर्मेटरी टेस्ट, confirmatory test for HIV is Western blotting।
अगर हमें डाउट है तो फिर हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे जाएंगे, जिससे कंफर्म हो जाता है कि HIV का इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। क्लियर? अब देखो क्या है, 1 दिसंबर इज वर्ल्ड्स एड्स डे। एड्स डे के तौर पे 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि लोगों की जान जाने का कारण, इन्फेक्शन होने का कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस ना होना। तो NACO एंड NGOs, NACO क्या है स्टूडेंट? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, and NGOs are non-governmental organization. Both are educating people about AIDS and HIV। तो देखो NGOs, NACO कंटिन्यूसली लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट इनके लिए एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ सके, इनके लिए प्रोग्राम्स चला रही है। फ्री कंडोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो ब्लड बैंक्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि सेफ ब्लड जो है उसका ट्रांसफ्यूजन हो सके। तो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डू नॉट डाई ऑफ अनअवेयरनेस। तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रिवेंशन कैसे हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हम डिजीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैंसर।